दरअसल जितनी भी बीमारियां शरीर में है उनका मूल आधार कॉन्स्टिपेशन है। चाहे किसी को हार्ट की बीमारी आती है, चाहे किसी को किडनी भी आती है, चाहे किसी को लीवर की आती है, चाहे किसी को स्किन की आती है, चाहे किसी को आँखों की आती है, चाहे बाल जड़ने की आती है। ये सब कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी की वजह से है। चाहे जॉइंट पेन की आती है, इवन मैं देखा रोमाटॉइड आर्थराइटिस की भी इसी वजह से वो किसी न किसी फॉर्म में कॉन्स्टिपेशन लोगों को रहती है। 5-10% ही ऐसे रोगी होंगे जो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस के बिना बीमार होते होंगे, नहीं लगभग ऐसे ही। थोड़ा बहुत ऑयल खाना और घी खाना बहुत ही ज़रूरी है। ये अकेली कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, ये हमारे तेजाब के लिए भी है, गैस के लिए भी है, स्पेशली हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है घी खाना और तेल खाना। क्योंकि जितनी हमारी वेन्स है, आर्टरीज हैं, उनके इनर साइड जो ये इनर साइड होता है, यहाँ ये ग्लेज लेयर होती है, ऐसी इंटेस्टाइन की होती है। ये ग्लेज लेयर बनती किस चीज़ से है? चिकनाहट से। जब हम चिकनाहट नहीं लेंगे तो चिकनाहट कम हो जाएगी, तो हमारी चीज़ जो है खाना है, जैसे पखाना है, जैसे दूध, इवन ब्लड भी है, उसकी चलने की स्पीड जो है कम हो जाएगी, वो इंटेस्टाइन में जाकर जमेगा। वो लेंगे तो कब्जी 2 दिन में पूरी ठीक हो जाएगी। किसी भी पेशेंट को जिसको कब्जी है या एसिडिटी है या तेजाब है, सिर्फ 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा डोज नहीं देनी इसकी, वो दें। पेट एकदम साफ रहेगा, कब्जी भी नहीं होगी, गैस भी नहीं होगी और एसिडिटी भी नहीं होगी। इंटेस्टाइन सही रहेगी, लीवर सही रहेगा, किडनी का फंक्शन सही रहेगा। आँखों के आगे जो वो अपने ऐसे टिमटमाती हैं आँखें, और छेती उसको सफ़ेद मोतिया नहीं होगा। और दूसरा, रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे, ब्लॉटिंग नहीं होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब पिछले 38 साल से यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम आमतौर पर अब देखने को मिलता है हर दूसरे या तीसरे जने को कॉन्स्टिपेशन है, गैस, एसिडिटी की समस्या भी साथ में आ जाती है इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो मैं ये जानने आया हूँ कि क्या कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और गैस, एसिडिटी वो क्या होती है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। दरअसल जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी एक ही फॉर्म के 3 रूप हैं। कई बार तीनों इकट्ठे होते हैं, कई 2 होते हैं, कई बार अकेली कॉन्स्टिपेशन होती है। दरअसल जितनी भी बीमारियां शरीर में है उनका मूल आधार कॉन्स्टिपेशन है। चाहे किसी को हार्ट की बीमारी आती है, चाहे किसी को किडनी भी आती है, चाहे किसी को लीवर की आती है, चाहे किसी को स्किन की आती है, चाहे किसी को आँखों की आती है, चाहे बाल जड़ने की आती है। ये सब कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी की वजह से है। चाहे जॉइंट पेन की आती है, इवन मैं देखा रोमाटॉइड आर्थराइटिस की भी इसी वजह से है। वो किसी न किसी फॉर्म में कॉन्स्टिपेशन लोगों को रहती है। और मेरे ख्याल में 5-10% ही ऐसे रोगी होंगे जो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस के बिना बीमार होते होंगे, नहीं लगभग ऐसे हैं। कॉन्स्टिपेशन है क्या? बेसिकली कॉन्स्टिपेशन शब्द जो है ये एलोपैथी ने बहुत बाद में अडॉप्ट किया। इसको ये पहले विवंदा आयुर्वेद में और यूनानी में इसे कब्जी बोलते हैं। हमारे समाज में इसको कब्जी ही कहा जाता था। कब्जी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा, कब्जी से, कब्जी और कब्जा, जैसे कि चीज़ पे कब्जा करना, ऐसे कब्जी जो इंटेस्टाइन पे जो फूड होता है पुराना, वो कब्ज हो जाता है, बाहर नहीं आता, उससे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हमारे शरीर में ज़्यादातर तेजाब, गैस और बीमारियाँ सारी उसी की वजह से होती है। स्पेशली जितनी हार्ट की बीमारी हैं उनका 95% बीमारियाँ हार्ट की कॉन्स्टिपेशन की ही देन है। कब्जी क्यों होती है? कब्जी देखिए 2, 3, 4, 5 इसके मेन रीज़न हैं। एक तो रात को समय सिर खाना ना खाना। हमारी बॉडी का स्वभाव है, उसका हर एक ऑर्गन जो है 2 घंटे पूरा अपने जोवन पे, पीक आवर्स पे काम करता है। हमारी इंटेस्टाइन शाम को काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन सुबह करती है। वो खाना मांगती है, अगर हम उसको टाइम पे खाना दे देते हैं, खाना हजम छेती हो जाता है। ठीक है। दूसरा, सूर्यदेव के होने के कारण
खाना हमें कम खाना पड़ता है, खाने पे हजम करने के लिए एनर्जी जो है वो कम करने लगानी पड़ती है, ठीक है। और सुबह 5 से 7 किसी भी चीज़ को हजम होने के लिए हमारी बॉडी में 12 घंटे लगते हैं। अगर 5 से 7 हम खाना खा लेंगे तो 5 से 7 पखाना आ जाएगा। रात को 5 से 7 शाम के खाना खाएंगे, सुबह पखाना आ जाएगा। ये हमारे बुज़ुर्गों ने ट्रेडिशन बनाई थी बच्चों का टाइम पे ना सोना, क्योंकि हर शरीर के अंग को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब हमने 5 से 7 खाना खा लिया, उसके बाद 2 घंटे हम इधर उधर घूमेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो भी करेंगे, 9 बजे जब सो जाएंगे तो हमारे शरीर के सारे अंग, हार्ट के बिना सारे शरीर के बाकी अंग, चाहे वो जिगर है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, वो थोड़ा धीमे आराम से काम करते हैं, चाहे वो लंग्स है, उनको रेस्ट चाहिए। जब हम क्या करते हैं, सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर को भागते रहते हैं, 12-1 बजे खाना खाते हैं, ना तो खाना टाइम पे हजम होता है, ना ही हमारा शरीर पूरी रेस्ट करता है, तो इसलिए थकान में महसूस की हुई इंटेस्टाइन कब्जे ही करती है। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न हमारा फ्रेश फूड ना खाना है। ना तो हमारे पास कोई ऐसी हमारे घरों में सुविधा रखी है, ना ही आजकल के नए पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को ताज़ा खाना बना कर दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बाज़ार में खाना खा रहे हैं, टिंड पैक खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो बहुत ही नुकसान वाली चीज़ें हैं उस पर पुरानी चीज़ डाल रहे हैं, पुरानी वो जो फ्रिज में डाली हुई सब्जी हैं वो लगा रहे हैं, उसको सिर्फ उनको दिखावे के लिए पैकिंग बढ़िया है। पिज़्ज़ा बर्गर भी कब्जी का कारण ही है, और या टिंड फूड पैकेजिंग का कारण है। चौथा कारण है पानी का पूरा ना पीना, क्योंकि जब हमारे ये पाचन शक्ति में इंटेस्टाइन जो काम करती है, चर्पिंग का काम करती है, वो जब हाजमा करती है फूड में से, वो क्या करती है, रस निकालती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्लाज्मे के साथ आगे जाकर फिर और निकालती है, उसी में वेस्ट चीज़ें वेस्ट होती है, जैसे पेशाब चला गया, पखाने में सॉलिड मटेरियल चला गया। तो उसके बाद ऐसा है, पखाने के में कम से कम 30%, 20 से 30% उसमें वाटर कंटेंट से लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। 70% उसमें सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। हम पानी कम पीते हैं, वो इसलिए पखाना खुश्क कर जाता है। खुश्की की वजह से ही पखाना इंटेस्टाइन में आकर लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, बाहर खिसक नहीं पाता। नंबर 6, आजकल एक डॉक्टरों ने नवी रिविध चाड़ी हुई है, आपको पता है कि ये रिफाइंड तेल खाना है, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। अरे ग्लेज जो लेयर के लिए ग्लेज चीज़ फूड में ज़रूर चाहिए। थोड़ा बहुत ऑयल खाना और घी खाना बहुत ही ज़रूरी है। ये अकेली कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, ये हमारे तेजाब के लिए भी है, गैस के लिए भी है, स्पेशली हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है घी खाना और तेल खाना। क्योंकि जितनी हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उनके इनर साइड जो ये इनर साइड होता है, यहाँ ये ग्लेज लेयर होती है, ऐसी इंटेस्टाइन की होती है। ये ग्लेज लेयर बनती किस चीज़ से है, चिकनाहट से। जब हम चिकनाहट नहीं लेंगे तो चिकनाहट कम हो जाएगी, तो हमारी चीज़ जो है, खाना है, जैसे पखाना है, जैसे दूध, इवन ब्लड भी है, उसकी चलने की स्पीड जो है कम हो जाएगी, वो इंटेस्टाइन में जाकर जमेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दिनचर्या है, हम ना तो टाइम पे उठते हैं ना टाइम पे सोते हैं। और दिनचर्या क्या है हमारा, सोए उठते हैं, उठते उठते मम्मा टी बन गई, जब वही टी चाय शुरू करते हैं, चाय के साथ भागा दौड़ी में कोई बिस्कुट खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, फूड प्रॉपर नहीं खाते। फिर तीसरा ये है कि हम फिजिकल वर्क कोई नहीं करते। हम कहते हैं हमारे पास सैर के लिए टाइम ही नहीं था, रात लेट सोए, सुबह दफ्तर भागना था। अरे घर में हो या दफ्तर में हो, थोड़ा फिजिकल वर्क करें। सैर करने की कोई ज़रूरी नहीं, मैं कभी सैर करता ही नहीं, मैं फिजिकल वर्क करता हूँ। 17 साल के करीब हो गया फिजिकल वर्क करता हूँ, बॉडी से फिट हूँ। टॉयलेट का बहुत बड़ा बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन में बड़ा रोल है, क्योंकि जो इंग्लिश टॉयलेट है, जिसे कमोड बोलते हैं, इससे भी हमें प्रॉब्लम आती है। अगर जो इंडियन स्टाइल, जैसे हम तामिल टॉयलेट बोलते हैं या मद्रासी टॉयलेट बोलते हैं, अगर उसमें हम जब बैठते हैं ऐसे घुटनों के बल मुर्गे की तरह, तो हमारी इंटेस्टाइन का प्रेशर हमारी अपने आप गुदा पे आता है, आहिस्ता आहिस्ता पखाना बाहर निकल जाता है। उसमें और इसमें कम से कम अगर कोई कमोड पे टॉयलेट जाता है, उनमें से 60% को कब्जी होगी। अगर ये कोई मद्रासी
टॉयलेट पे जाता है उनमें से शायद ही 5-10% को कब्जी होगी। ऐसी टॉयलेट पे बैठेगा तब वो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी आएगी, किडनी की भी आएगी, गॉल ब्लैडर की भी आएगी, लीवर की भी आएगी, जॉइंट पेन की भी आएगी। या दूसरी टॉयलेट के मुर्गे की तरह बैठता है, मुर्गे की तरह, तो जो ये घुटने हैं ये पूरे बेंड होते हैं। घुटनों की बीमारी का कारण क्या है? वो लोगों से उनकी लोकल टॉयलेट का छीन लेना है। एसिडिटी को यूनानी में तब खीरे मैदा पेट को कहते हैं, ठीक है। जो मैदे में किसी तेजाब का बन जाना, और आयुर्वेद में इसके अम्ल पित्त कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एसिडिटी कहते हैं। हुन इसके भी ऐसे ही रीज़न है। ये जितनी बातें मैं कब्जी के बारे में की है सारी इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और दूसरी बातें इसमें ज़्यादा ये हो जाती है, हमारी तेजाब का कारण ज़्यादा अग्नि वाली गर्म चीज़ें खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा मांस, मछली, उनमें तेज़ मसाले शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद गुणाकारी हैं, मगर मसालों का तेज़, जैसे कुछ लोग लाल मिर्ची बहुत डाल देंगे, साथ में काली मिर्ची बहुत डाल देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा वो जिंजर डाल देंगे, गार्लिक डाल देंगे, और कितने चीज़ें हैं जो फिर उनको बहुत गर्म और फास्ट खाएंगे, ठीक है। उससे मौका ही नहीं देते कि ठंडा हो जाए और कहेंगे गर्म का मज़ा बहुत है। ये भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। और यही एसिडिटी जब बढ़ जाती है, अगर ये गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कब्जी का कारण भी बनती है, क्योंकि हीट बढ़ गई, बॉडी में वाटर कंटेंट्स कम हो गए, पखाने में वाटर जो 30% जाना था वो 15% रह गया, कब्जी का रीज़न भी बन गया। तेजाब और कब्जी इकट्ठी हो गई, ठीक है। उसके आगे गैस है। गैस का कारण क्या होता है? जब हम खाने में मंद अग्नि होती है, मंद अग्नि जिससे खाना हजम नहीं होता। क्या होता है, खाना पहले तो हम ठंडा खा रहे हैं, कभी फ्रिज का खा रहे हैं, कभी बासी दूध का खा रहे हैं, कभी कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो जल्दी हजम नहीं होता। उसके साथ क्या करते हैं, ठंडा कोक पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं जिनसे अग्नि, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, मंद हो जाती है। मंद अग्नि से क्या होता है? गैस बनती है। और गैस की वजह से एक तो मंद अग्नि होगी, दूसरा ऊपर तेजाब पहले बना हो, उसने ऐसा खा लिया, एक टाइम तेजाब वाला खाना खा लिया, दूसरी बार ठंडा खा लिया, फिर दोनों से मिलकर साथ में कब्जी होगी। फिर तेजाब, गैस और कब्जी तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। जिनको तीनों इकट्ठे होंगे उनको 100% उनको आर्थराइटिस होगा। और जिनको तीनों इकट्ठे हो गए उनको 101% हार्ट अटैक, जहाँ हार्ट की बीमारी होगी। जिनको तीनों इकट्ठे हो गए उनको उनका लीवर 101% इलार्ज होगा। और उसके बाद अगर लॉन्ग रन में तेजाब लंबी देरी रहता है, उनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आएगी जख्म। ये कितनी ही बातें हैं। और उसके बाद अगर तीनों इकट्ठे ये वर्क करते हैं, उनको निगाह भी कम होगी और उसकी जीभ पे कट भी पड़ जाएंगे, उसको पेशाब की फिर बर्निंग भी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर नहीं कंट्रोल होगा, ये तीनों इकट्ठे हैं, उनको फिर ब्लीडिंग वाली बवासीर भी होगी। अगर तो ब्लीडिंग वाली बवासीर होगी, अगर तेजाब नहीं बड़ा हुआ तो उसको दूसरी सिंपल मौके वाली पाइल्स हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कब्जी पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल साइंस को सारे कंजरखाने छोड़कर, ये लोगों को कभी ये बीमारी आएगी, ये बीमारी होगी, इनको हाथ बांध कर मैं बेनती करता हूँ डॉक्टरों को भी, इन सिस्टम वालों को भी, कि लोगों को सिर्फ अब कब्जी से, पेट गैस से, तेजाब से राहत दवा दें। और 93% कम से कम बीमारियां समाज में कभी लिस्ट में ही नहीं आएगी। अच्छा, मतलब अगर कब्जी, गैस, एसिडिटी को हम ठीक कर लें तो 93% हिंदुस्तान में 90% दफ्तर जड़े हैं हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई है, बंद हो जाएंगे। डॉक्टर जो मांगते हैं 5-5 लाख रुपया, 50-50 रुपए की फीस के लिए तरसेंगे। ये तीन चीज़ों को कंट्रोल कर लें अगर आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरे पास जितने रोगी आते हैं, मैं हर एक इंसान की सबसे पहले कब्जी पे काम करता हूँ, गैस पे काम करता हूँ, एसिडिटी पे काम करता हूँ। वो जल्दी क्योर हो जाती है। जिनके लगता है, आपने देखी होगा 10-10, 5-5 लाख रुपया खर्च होता है, वो बेचारे 2-2, 3-3 हज़ार में, कई बार 5,000 में, कई बार 10,000 में, कई बार 20,000 तक ठीक हो जाते हैं। और 5-4 महीने का पीरियड होता है। सर, हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे, जैसे कि इसे सारी बीमारियों की जड़ कहा जाता है, तो लोग
इसके मिथ्स क्या क्या हैं लोगों के दिमाग में? बेसिक सभी का रीज़न क्या है? कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी, तीन चीज़ें इनका बेस है। चेहरे पे कभी शाइयाँ पड़ जाए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी नहीं, मैं ये काम छोड़ दूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितने मैं शाइयाँ चेहरे ठीक करता हूँ, उनको पता नहीं लगता, उनको मैं दवाई के साथ सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का और गैस का ये ट्रीटमेंट देता हूँ। सर, आपने कारणों में जिक्र किया था कि हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उनका एक टाइम है काम करने का, खाने पीने का समय होना चाहिए। तो क्या उसको आप वापस से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से समय पे हमें खाना पीना चाहिए? देखिए, हमारा जो स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये शाम को 5 से 7 पूरा फंक्शन करती है। इसके इट मीन्स ये खाने के लिए कुछ मांग रही है। ठीक है, अगर आप काम करने वाले हैं, आपको काम नहीं मिलेगा, आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, जब काम नहीं मिलता, रोटी ना खाना भी एसिडिटी का कारण है, पहली बात। दूसरा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जो मॉर्निंग में 5 से 7 इसका पूरा फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारी अपान बाजू होती है। अपान बाजू का मीनिंग क्या होता है? हमारी ये 5 किस्म की बाजू है, मैं 3 पे इसलिए बात को लंबा हो जाएगा। ये हमारी नेवल है, यहाँ समान बाजू है। जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं ना, कारें होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर से ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये नीचे की वाली चीज़ें नीचे भेजता है, इसको अपान कहते हैं। ये ऊपर प्राण, जो श्वास और प्राण के साथ चलते हैं, फिर विदान है, उदान है, इसका लंबा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 5 से 7 मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होकर कहाँ जाता है? बड़ी इंटेस्टाइन में। बड़ी इंटेस्टाइन इसको पानी निचोड़ती है इसमें से पूरा, वो किडनी को चला जाता है पेशाब के रूप में, फिर पखाना हमारा कॉलन में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर गुदा के द्वार से बाहर आता है। तो सुबह ये पूरी एक्टिव होती है। अगर हम खाना शाम को 5 से 7 खा लेते हैं, 12, हर एक खाने को हजम करने के लिए शरीर में 12 घंटे चाहिए। तो खाना जब 12 घंटे का हजम हो गया, अगर आपने 5 से 7 खाया तभी हजम होगा। अगर 5 से 7 खाया, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा काम कर रही है, पखाना बाहर आ जाएगा। ये तकरीबन 60% लोगों को कब्जी, एसिडिटी और गैस का कारण यही है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम कहते क्या हुआ, फिर क्या हुआ यार, बस इसमें कर देते, फिर क्या हुआ में लगे हुए हम लोग। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की, तो जो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन है, लोग इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उससे आराम पाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? को आराम पाने के लिए एक तो देखिए, पक्का दिनचर्या ये सुबह उठते ध्यान में रखें, सुबह हो सके सीजन के मुताबिक वैसे पानी पिएं, कोज़ी वाटर पी लें तो बहुत अच्छा है। पानी एक एक गिलास करके आधा किलो के करीब, पौना किलो के करीब, आधे 1 घंटे में आराम से पानी पिए। अगर आपको नींबू शहद उपलब्ध है तो गर्म पानी में 1 गिलास डालकर उसमें पिए। ठीक है, इसी से करीब करीब 40% सिस्टम ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका खाना मैं आपको बोल दिया। फिर क्या है, सीजन का, ऋतु का खाना खाएं। खाने में जितना भी हो सके हर ऋतु की जो सब्जी हैं, फ्रूट है लोकल अवेलेबल, फ्रूट कोई ज़रूरी नहीं जैसे लोग रोड़ा डालते हैं कि फ्रूट खाना ज़रूरी है। खाने के फ्रूट में सबसे बढ़िया थोड़ा पका हुआ अमरूद, उससे बढ़िया कोई चीज़ कब्जी के लिए नहीं बना हमारे फ्रूट में से। ना ही वो जिमें पी टाइप बोलते हैं कि 5 पी टाइप लगने वाले खा लो, पीच खा लो, ये खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। अमरूद से ऊपर कुछ नहीं है। और कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि केला ना खाएं। केला अगर थोड़ा पका हुआ है कब्जी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, एक्सपीरियंस की ये बातें हैं। और बाकी फ्रूट मिल जाए तो खा लें। अमरूद हर जगह मिल जाता है, केला हर जगह मिल जाता है। और एक जो है नाशपाती, ये बहुत ही यूज़फुल है इस कब्जी के लिए। बाकी हमारे शलगम है, सर्दी में मूली है, गाजर है, मेथी है, सोए है जी, हालों है, कितनी चीज़ें हैं। अगर सोए, मेथी, हालों, धनिया मिलाकर आप भुर्जी खाते हैं, उसकी ना गैस बनती है, ना एसिडिटी बनती है, ना कब्जी होती है। ठीक है नहीं, ये तीनों चीज़ों के लिए मुफीद है। फिर उसके आगे हर्बल्स हैं कुछ जो हैं, उनमें से जो सौंफ है, सौंफ तीनों के लिए बहुत गुनाकारी है। मगर सौंफ होनी चाहिए देसी, वो ब्रिक वाली नहीं, जो होटलों में मिलती है वो नहीं, वो नहीं। जो हमारे खेतों में मोटी सौंफ मिलती है वो बहुत ही गुनाकारी है।
अगर हरे खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं और स्पेशली अगर खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, साथ में मुंह में हार्ड की जगह, हार्ड क्योंकि मुंह का टेस्ट थोड़ा ख़राब कर देती है खाने के बाद, इसलिए सौंफ डालें। ठीक है, सौंफ के साथ 1-2 टुकड़ा गुड़ का या शक्कर का डालें, उसको आहिस्ता आहिस्ता चबाते रहें, 10-15 मिनट बैठे रहें, और 30-40% कब्जी को ये भी ठीक कर देती है। इतनी बात ही। उसके बाद अगर साथ में गैस है, कब्जी है, तेजाब है, तो आप क्या करें, सौंफ, जीरा और अजवाइन, हम भजन कहते हैं आयुर्वेद में और यूनानी में, तीनों एक ही मिकदार के भजन में वो लें। तो उसमें थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक डालें, चुटकी भर काला नमक डालें, 2 काली मिर्च रगड़ कर डालें, उनकी फक्की ताज़े पानी से लें रात को, तो सुबह पेट साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सरनाएँ हैं, सरनाएँ जानते होंगे आप, सरनाएँ, वो उसके पत्तों को लें, उनको पत्तों को लेकर उनको पानी में डाल लें, सूखा है, साथ में उसमें जितने पत्ते हैं अगर आधा चम्मच पत्तों का पाउडर बना लें उसको डाल लें, आधा चम्मच उसमें सौंफ में डाल लें, आधा चम्मच उसमें शक्कर डाल लें, उनको उबाल लें, रात को उसको एक बार पी लें, सुबह पेट एक बार में साफ़ हो जाएगा। उसके बाद एक दिनचर्या में अगर नहीं कुछ कर सकते ऐसे ही कामों में, एक अपना नित्य नेम बना लें कि हर एक महीने में अरिंडी का तेल जिसे हम बोलते हैं कॉस्टर ऑयल, उसको 10 दिन के बाद 3 चमचे गर्म पानी में या गर्म दूध में लेने ही लेने हैं। उससे इंटेस्टाइन का पूरा रिपेयर हो जाता है, इंटेस्टाइन में जो खुश्की आती है वो ठीक हो जाती है, पखाना खुल के आ जाता है, और जिस दिन आप लेंगे उस दिन कॉन्स्टिपेशन, गैस और तेजाब इनकी छुट्टी हो जाती है, एकदम साफ़ हो जाती है। इसको आप जब लगातार 6-7 महीने लेते रहेंगे तो ये भी ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा हो कब्जी तो ये अरिंडी का जो तेल है इसको आप लगातार 15 दिन ले सकते हैं, नुकसानदायक नहीं है। अरिंडी का तेल लेने से जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है, आर्थराइटिस भी ठीक होता है, स्किन भी ठीक होती है, बाल झड़ने भी बंद होते हैं, और हार्ट की बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। इस मूल का भूसा, जिसको बरादा भी बोलते हैं, आप दूध में उसकी खीर बना सकते हैं, उसको रात को दूध गर्म में ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं आप। उसके बाद त्रिफला है, त्रिफला चूर्ण है, वो ले सकते हैं। अगर त्रिफला चूर्ण उपलब्ध नहीं है, अकली हितर की हर्ड है, तो आप 3 ग्राम हर्ड रात को थोड़ा नमक डाल के कोसे पानी से लें, सुबह पेट साफ़ हो जाता है, और पेट के साथ साथ गैस भी ख़त्म हो जाती है और तेजाब भी ख़त्म हो जाता है। उसके पास अगर ज़्यादा गैस बनती हो, फिर हर्ड और जिंजर, आप कम्बिनेशन बहुत कमाल है ये, हर्ड और जिंजर डाल लें, उसमें 3-4 काली मिर्च डालें, थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक डाल लें, उसको गुनगुने पानी से रात को लें तो गैस सुबह से ख़त्म हो जाएगी, 1 हफ्ता गैस ही नहीं बनेगी। तो इतने अच्छे अच्छे सुंदर इलाज हैं। अगर मंदगनी जब हो जाती है, पेट गैस बन जाती है, उसके लिए सौंठ, सूखा अदरक जैसे कहते हैं, ठीक है, थोड़ा अजवाइन डाल लें, थोड़ी हितरकी डाल लें, उसमें थोड़ा हल्का सा नमक, 1-2 काली मिर्च डालें, उनको रगड़ कर 3 ग्राम पाउडर रात को लेंगे, सुबह गैस का बोलबाला ख़त्म हो जाएगा, पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। उसके बाद सबसे बढ़िया, पहले हमारे घरों में आम ही होती थी, कौड़तुंबा अजमैन है। कौड़तुंबा अजमैन से पेट के लिए कोई भी उससे बढ़कर कोई दवाई ही नहीं बनी धरती पर, त्रिफला भी उससे बढ़कर नहीं बना। कौड़तुंबा अजमैन को ठीक ढंग से बनाया हो, कौड़तुंबा अजमैन बनाने के लिए उसको फ्रेश अजमैन चाहिए, मोटी देसी वाली, ब्रीक वाली नहीं। उसमें जितनी अजमैन है उसका 1/4 नींबू चाहिए, कागजी काटे हुए, उसमें डाल दें। उसमें थोड़ा नशादर डालें, उसमें सेंधा नमक डालें, बहुत ज़्यादा काला नमक थोड़ा सा डालें, उसमें फिर काली मिर्ची डालें, लौंग पेपर डालें, थोड़ा जीरा डालें, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर, ठीकरी नशादर डालें थोड़ा, सारी चीज़ें इनको रख दें 1 साल के लिए। 1 साल 1.5 साल में ये एक जान हो जाता है। उसके बाद फिर इसको सुखाकर इसको ग्राइंड कर लें। इसका 2 से 2.5 ग्राम चूर्ण। अगर ज़्यादा कब्जी है तो आप अजमैन में छोटी हर्ड भी डाल सकते हैं, जितनी अजमैन है उसका 6वां हिस्सा छोटी हर्ड डाल दें। उसको फिर आप किसी भी पेशेंट को जिसको कब्जी है
या एसटीडी है या तेजाब है, सिर्फ 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा डोज नहीं देनी इसकी, वो दें, पेट एकदम साफ रहेगा, कब्जी भी नहीं होगी, गैस भी नहीं होगी और एसिडिटी भी नहीं होगी, इंटेस्टाइन सही रहेगी, लीवर सही रहेगा, किडनी का फंक्शन सही रहेगा, आँखों के आगे जो वो अपने ऐसे टिमटमाती हैं आँखें, और छेती उसको सफ़ेद मोतिया नहीं होगा, और दूसरा रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे, ब्लोटिंग नहीं होगी। सर कई दर्शक कमेंट में पूछते हैं कि हमारे को पुरानी से पुरानी कब्ज हो रखी है, मतलब साल 1.5 साल से कब्जी की समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? इंस्टेंटली इलाज पाना चाहते हैं लोग, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सबसे पुरानी कब्जी है तो पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। उनके पास अरिंडी का तेल है, ध्यान से नोट कर लीजिए, अरिंडी का तेल है, हर्ड है, हितर की छोटी हर्ड है या बड़ी हर्ड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। छोटी हर्ड और बड़ी हर्ड में बता देता हूँ फ़र्क क्या होता है। जब हार्ड कच्ची होती है, पेट से टूट जाती है कच्ची, उसको छोटी हार्ड कहते हैं। जब हार्ड मैच्योर हो जाती है, वो बड़ी हार्ड कहते हैं। और वैद्य हकीम छोटी बड़ी हार्ड में ही लोगों को उलझाए फिरते हैं, ठीक नहीं। हितर की ले लें। और कब्जी में अगर ज़्यादा कब्जी है, फिर औला और बहेड़ा उसमें नहीं डालना। क्या बात है? औला और बहेड़ा नहीं डालना। उसमें क्या करना है, हितर की में थोड़ा सा, जितनी हितर की है उसका 1/4 सौंठ डालें। क्या? सौंठ डालें। उसमें थोड़ी पिपल माग, 2-3 काली मिर्च, उसमें सेंधा नमक, फिर उसमें साथ में सौंफ, ठीक है। ये सारा डाल के उसमें सरनाए पत्ती चौथा हिस्सा, वो सारी डाल के ग्राइंड कर लें, ठीक है। शाम को आप सुबह 2 टाइम 3-3 ग्राम गुनगुने पानी से ये पाउडर लें, और दिन में किसी भी वक्त 3 चम्मच कोजी वाटर में या दूध में अरिंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल है, और उसको दूसरे दिन ही पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद लगातार 1 हफ्ता लेते रहे, अरिंडी का तेल छोड़े ना वो, क्योंकि जिसको क्रोनिक कब्जी होती है उनकी इंटेस्टाइन की जो ग्लेज लेयर है, उसका चर्पिंग जो पल्पिटेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है थोड़ा। वो जो अरिंडी का तेल है उसको दोबारा ठीक कर देता है, ग्लेज लेयर को भी दोबारा बना देता है। वो लेंगे तो कब्जी 2 दिन में पूरी ठीक हो जाएगी। उसको लगातार 15-20 दिन लेते रहें, ब्रेक नहीं डालना, फिर उसको जल्दी कब्जी नहीं होगी। सर कई लोग बोलते हैं कि फास्टिंग भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। फास्टिंग कई बार कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देता है। ये डिपेंड करता है बॉडी सिस्टम पे। ये ज़रूरी नहीं है कि फास्टिंग करने से कब्जी ठीक हो जाए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं आजमा कर देखा हुआ फार्मूला है, मैं पढ़कर नहीं कह रहा। बहुत वैद्य हकीम डॉक्टर्स कहते हैं कि फास्टिंग करने से ऐसा होता है कि जब कुछ खाएंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पेट साफ हो जाएगा, वो तो ठीक है। फास्टिंग से अच्छा है आप एक दिन लिक्विड डाइट पे आ जाए, दैट इज़ बेटर। लिक्विड डाइट में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप गर्म पानी ले लें, गर्म पानी में 2-3 नींबू निचोड़ लें, थोड़ा सा शहद डाल लें, नींबू निचोड़ें, थोड़ा सा शहद डालें, उनको 2-2 गिलास 2-2 घंटे के बाद पीते रहें। एक तो पानी की मकदार पूरी हो जाएगी, एक वो गर्म पानी, कोसा पानी जब भी ठंडा होता है उसको कोसी कर लें, कोसा पीना है, कोसी वाटर जिसे बोलते हैं, वो पीते रहें शाम तक। और ये एक तो फास्टिंग बढ़िया हो जाएगा, एनर्जी भी शहद से हल्की फुल्की मिलेगी, पानी भी पूरा मिलता रहेगा, और दूसरे दिन पेट साफ हो जाएगा। सर हम पानी की बात कर रहे थे, तो दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना? ये डिपेंड करता है किसी का कैसा काम कर रहा है। मशक्क़त का काम है तो पानी ज़्यादा पिए, अगर एसी वाला बाबू है कम पी लें, ठीक है। ये डिपेंड करता है। वैसे अमूमन लगातार अच्छी बात है, अगर आदमी को 2.5-3 लीटर पानी पिए तो बहुत अच्छी बात है। कि गट का माइंड के साथ, ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन होता है? अरे ये तो बहुत ही सुंदर बात पहुंची आपने, कि जब ओवियम, ये ओवियम मान लीजिए, ये स्पर्म मान लीजिए, आदमी अर्धांग है और को अर्धांगिनी बोलता है। आदमी चालाक किस्म का आदमी है, वो अपने आप को अर्धांगिनी बोलता। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या होता है, कंप्लीट एग बनता है। ऐसे ही गेहूं का है, चना का है, दाल का है, मिर्ची का है, सभी जो है बीज, उनके 2 पार्ट हैं, एक मेल एक फीमेल। ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, जब वो दोनों जुड़ते हैं बीज बनता है, ठीक है। जितना ये मोस्ट प्रॉब्ली जितनी वेजिटेशन है, इनका बीज धरती माता के पेट में डालते हैं। उन बीजों के लिए धरती माता यूट्रस है, उनकी कुख है। कुख, यूट्रस का मीनिंग होता है कुख। कुख का मीनिंग क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़
पैदा होकर जन्म ले दी। ठीक है, ये माँ की कुख है जिसे हम गर्भशाला बोलते हैं। बच्चेदानी को गर्भशाला का नाम हॉर्नबिल ने ही दिया था, हमने दिया था, उसको गर्भशाला बोलते हैं। वो गर्भशाला में सबसे पहले जब जो दोनों मिलते हैं, जब उसका भ्रूण बनता है, सबसे पहले ये नेबल होती है। नेबल से प्लेसेंटा जो है, जैसे बूटे की जड़ नीचे जाती है खुराक के लिए, ऊपर को तना आता है, वो प्लेसेंटा नीचे को जाता है खुराक के लिए, ये तना ऊपर आता है। ये तने से सबसे पहले हमारा क्या बनता है? हार्ट। हार्ट से सबसे पहले ये गट की ये वेन्स निकलकर ब्रेन को और स्पाइन को जाती है। इसलिए ब्रेन का जो बेस है नेवल, हार्ट और गट के पास है, ब्रेन के पास नहीं है। समझा की बात? इसलिए गट जो है ब्रेन का बेस है, और उनका बेस किसके पास है? बॉडी के ब्लड सेल जो हैं या वाइट सेल हैं, सेलों के पास है। क्योंकि सबसे पहले जब बॉडी डेवलप होती है, माता के खून से, सेलों से ही बॉडी डेवलप होती है। ठीक है नहीं? जितनी भी बीमारी हैं, जितनी भी ज़्यादातर हमारी ब्रेन की, ब्रेन के पास नहीं है। वो गट से जो सेल बनते हैं ज़्यादातर ब्रेन की सेल की वजह से है, और हार्ट की भी ज़्यादा सेल की वजह से है। हार्ट, ये और गट और ब्रेन, ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन जब रहता है बॉडी में तो माइंड ठीक ऑपरेट करता है। जब नहीं रहता तो माइंड डिस्टर्ब होता है, तभी तो कहते हैं ये मेंटल हो गया। तो तीनों का अगर सिंक्रोनाइजेशन है, आदमी रिदम है, तो आपका सोच का ढंग, बात करने का ढंग, काम करने का ढंग सही रहेगा। जब इनका रिदम खराब होता है तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है। उसी से पार्किंसंस होता है, फिर जो लंबा काम है, उसी से पहले, उसी से हमारा पार्किंसंस होता है, उसी से याददाश्त खराब होती है, उसी से आदमी मेंटल होता है। इनके बेस यही है। सर में बेस नहीं है, सर में तो उसका फंक्शनिंग जाकर। तो सर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा माइंड फंक्शन पे भी इफेक्ट? यही तभी तो मैं कहा है आपको कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस हमारा मूल आधार है। मूल आधार हमारे गट में, पेट के पास है। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम कॉन्स्टिपेशन ही सभी बीमारियों की जड़ है, और हम इसे बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही आसान नुस्खों को आजमा कर इसे हम राहत पा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।